बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको ये जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो हर रोज की तरह आज भी आपको किसी विषय में कोई समस्या या फिर कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो नोट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में, यानी एपिसोड 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ गति के साथ, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक बहुत रोचक कहानी देखेंगे। कहानी का नाम है मोटर ड्राइविंग स्कूल। कहानी खत्म होने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे और कक्षा 10 में हम सबसे पहले गणित के वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गतिज समीकरण की। तो ये गतिज समीकरण क्या है? ये जो तीन फॉर्मूले हैं, v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में u t प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इन्हीं को कहा जाता है गतिज समीकरण। आज हम जानेंगे कि ये गतिज समीकरण आखिर आए कहाँ से हैं। अब इन्हें पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है जहां पर हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है जहां पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सिर्फ ग्राफ वाला बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन वाला है, ग्राफ वाले में कहीं ना कहीं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किसी समीकरण से इन समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए इन सब को समझने से पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर v, u, s इन सब का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार आगे की तरफ जा रही है और पहले उसका वेग u हो और बाद में उसका वेग v हो जाए, तो यहाँ पर कुछ त्वरण लगा होगा जिसे a कहा जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा t और ये जो दूरी तय करेगा उसे कहा जाएगा s। अब आपको ये बात पता है, परंतु जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा उससे तो ये बात किसी ने बताई नहीं, तो उसे तो नहीं पता ही है। तो अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि u का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो क्या करेगा, काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए आपको किसी भी समीकरण को निकालने से पहले सबसे पहले ये बताना है कि आप किस सिंबल का मतलब क्या लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि u का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक गति, v का मतलब है वस्तु की अंतिम गति, a का मतलब है वस्तु का त्वरण, s का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और t का मतलब है वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो आपको जब भी समीकरण को सॉल्व करेंगे इन सिंबल का मतलब वहां पर पहले लिख देना है और इसके बाद आप समीकरण को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालते हैं। तो सवाल यही है कि इन समीकरण को निकाला कैसे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या थी? त्वरण का मतलब था अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो ये हमारे त्वरण की परिभाषा थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें गतिज समीकरण का पहला समीकरण मिलेगा। तो आखिर वो कैसे निकालना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो t यहाँ पर लिखा है आपको इसे a की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है, यहाँ पर वो भाग हो रहा है, तो a की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a के साथ गुना हो जाएगा और समीकरण कुछ कैसा बन जाएगा, at बराबर में v माइनस में u। अब आपको क्या करना है, ये जो u लिखा है इस तरफ, इसे भी at की तरफ ले जाइए।
तो इधर u माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण बनेगा AT प्लस में u इक्वल में v, या फिर ये कह लीजिए u प्लस AT इक्वल में v। अब v लिखा है दाईं तरफ और बाकी सारी चीजें लिखी हैं बाईं तरफ। इसे अगर हम उल्टा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? v बराबर में u प्लस AT। यही तो हमारा पहला समीकरण था, बस इतना सा डेरिवेशन, तो बहुत इजी है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल भी गया। अब इसके बाद हमें दो समीकरण और निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, परंतु ध्यान दीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर। तो पहला समीकरण हमारा निकला था त्वरण की परिभाषा से, अगले दो समीकरण निकलेंगे गति की परिभाषा से। तो गति की परिभाषा क्या कहती है? गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, यानी कि v बराबर में s अपॉन में t। अब यहाँ पर कितनी गति है? ध्यान दीजिए, एक हमारी गति है प्रारंभिक गति और एक है अंतिम गति। तो एक है u और एक है v। अब यहाँ पर कौन सी गति लें? दोनों में से कोई एक उठा लें या फिर दोनों उठा लें? अब दोनों नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे औसत गति। औसत गति कैसे निकल जाएगी? दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, औसत निकल जाएगा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस में v अपॉन में 2 बराबर में s और t वैसे ही रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है? ये जो t है इसे ले आइए दूसरी तरफ। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस v अपॉन में 2 पहले से था और ये जो t डिवाइड हो रहा था s की तरफ, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये समीकरण कैसे आया समझ में आ गया है, तो समीकरण बाकी के दो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? एक बार v की वैल्यू डालनी है, तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा, और दूसरी बार ये जो t दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसकी वैल्यू डालनी है और उससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक का स्टेप याद रखते हैं और आपको यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे दोनों समीकरण इससे कैसे निकालना है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा ऊपर और अब देखते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में t। अगर हम t को एक तरफ ले जाएं और उसके बाद u को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें यहाँ से v का पता चल जाएगा। v क्या आ जाएगा? u प्लस में at। कुछ नहीं करना, बस इस v की वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा? s ब्रैकेट में u का u रहेगा, प्लस में जो v था उसकी जगह आ जाएगा u प्लस में at। डिवाइड का 2 वैसा ही रहेगा और जो t मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर 2 u हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो नया क्या बन जाएगा? s बराबर में 2u प्लस में at अपॉन में 2, और जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो t बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 2u के साथ जब t मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2ut, और जब at के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर 2t हो जाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू एक ही अपॉन 2 है, इसको दो अलग अलग 2 के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस तो इससे आएगा नहीं, पर हमें एक फायदा हो जाएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। और अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर में ut प्लस में at स्क्वायर बाय 2। अब at स्क्वायर बाय 2 को लिखें अगर हम हाफ at स्क्वायर, तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हाफ at स्क्वायर और at स्क्वायर बाय 2 एक ही बात है। और यही तो हमारा दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब चलिए, जो ये फॉर्मूला था हमारा, इससे हम तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। v की वैल्यू हम डाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू डालनी है? t की। तो चलिए t की वैल्यू निकालते हैं। किस समीकरण से निकालेंगे? उसी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वाले समीकरण से। तो त्वरण का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में t। t को ले जाते हैं a की जगह पे और a को ले आते हैं t की जगह पे। तो t का क्या बन जाएगा? t बराबर में v माइनस यू अपॉन में a। अब इसी को हम डाल देंगे t की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? s बराबर में u प्लस वी अपॉन 2 तो वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में t की जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देंगे v माइनस यू अपॉन में a। अब ये जो नीचे के 2 और a हैं इसे हम ले जाएंगे s की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 2as इक्वल में u प्लस वी गुने में v माइनस यू। अब ये जो u प्लस वी है, अगर हम इसे v प्लस यू लिखें
तो भी कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चलिए लिख देते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुने में a माइनस बी लिखा हो। तो a प्लस बी गुने में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से v प्लस यू गुने में v माइनस यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया। तीनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो चलिए इसी खुशी में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक गति कितनी है? 0, क्योंकि अभी अभी चलाना शुरू किया है। और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो पहले हमें बताया गया है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की गति हो जाती है, और फिर बताया हुआ है कि अगले 5 सेकंड में 6 मीटर से कम होकर 4 मीटर रह जाती है। तो दोनों ही केस में हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो स्थितियां हैं। पहले जब विराम अवस्था से 6 मीटर की गति प्राप्त करी, और दूसरा जब 6 मीटर से 4 मीटर की गति हो गई। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में क्या था? प्रारंभिक वेग था हमारा 0, क्योंकि अभी अभी साइकिल चलना शुरू हुई थी। और हमारा अंतिम वेग क्या था? 6 मीटर पर सेकंड। समय लगा था 30 सेकंड का। यहाँ पर हमारा त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू डालेंगे 6 मीटर पर सेकंड माइनस में 0 मीटर पर सेकंड अपॉन में 30 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 6 बटे में 30। ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे है सेकंड। तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन और त्वरण एक ही बात है, और हमारा त्वरण आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहले केस का त्वरण है, जब गति बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ था। दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? इस बार प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 मीटर से साइकिल पहले ही चल रही थी और बाद में ब्रेक लगा था, तो 4 मीटर आ गई थी। टाइम लगा था 5 सेकंड का। फिर से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने पे हमें पता चलेगा कि आंसर आया -2 बटे में 5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस हमें बता रहा है कि गति कम हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना गतिज समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ लीजिएगा, और इस समीकरण से जितने भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, U किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण। ऑप्शन डी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान गति के लिए गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, b बराबर s बटे में t। ऑप्शन बी, b बराबर s गुने में t। ऑप्शन सी, b बराबर u प्लस में at। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, असमान गति के लिए गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, v बराबर में s बटे में t। ऑप्शन बी, v बराबर s गुने में t। ऑप्शन सी, v बराबर u प्लस में at। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, s किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। सी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन डी, वस्तु का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु अगर 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर
क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 बी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का तीसरा पाठ। इस पाठ का नाम है फ्रांस की क्रांति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम की और आतंक का राज्य क्या था। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सन 1789 में लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई। 175 सालों से जो स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई, उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। 5 मई सन 1789 में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। दोस्तों, इस बैठक में पहली और दूसरी एस्टेट से 300 लोग और तीसरी एस्टेट से 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में तृतीय एस्टेट के लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मताधिकार मांगा, लेकिन राजा को यह प्रस्ताव अस्वीकृत था। राजा के इस प्रस्ताव को ठुकराने से तीसरी एस्टेट के लोगों में भारी गुस्सा था और इस चीज का विरोध करते हुए वे इस बैठक से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फैसला लिया कि वे एक सभा बिठाएंगे और 20 जून को वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए। लेकिन जहां उन्हें एकत्रित होना था, उस हॉल के बाहर शाही अंगरक्षकों का पहरा था। इसके कारण तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। उन्होंने यह फैसला लिया कि इस सभा को नेशनल असेंबली कहा जाएगा और शपथ भी ली कि जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बनता जिसमें राजा की शक्तियों को कम करा जाए, यह सभा भंग नहीं होगी। और दोस्तों, इसी दौरान एक अफवाह उड़ी कि राजा ने कहा है कि इस सभा को भंग करा जाए और जितने भी वहां के प्रतिनिधि हैं उन्हें बंदी बना दिया जाए। इस अफवाह को सुनते ही लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद हुई फ्रांस की क्रांति की एक बहुत ही अहम घटना, जिसे कहते हैं बास्टील का पतन। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित कारागृह बास्टील को घेर लिया। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़कर अंदर घुसे और वहां बंदियों को मुक्त करा दिया। दोस्तों, ये बास्टील का पतन की घटना इसलिए अहम है क्योंकि बास्टील को तुर्क राजतंत्र के निरंकुश शासन का प्रतीक माना जाता है। बास्टील पर आक्रमण कर तीसरी एस्टेट के लोगों ने राजतंत्र के प्रति अपना विरोध जताया। और दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई की इस घटना के बाद लुई 16 सिर्फ नाम का राजा रह गए और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया। दोस्तों, इसे हम अंग्रेजी में द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहते हैं। दोस्तों, इस संविधान के आने से न ही केवल लुई 16 की शक्तियां कम हुई, बल्कि लोगों को धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली, जिसका पहले के समय में फ्रांस में अभाव था। इस बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसी के साथ साथ प्रेस और भाषण की आज़ादी भी लोगों को मिली। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो से याद होगा कि हमने लेटर्स द कैचेट के बारे में बात करा था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस संविधान के आने से लेटर्स द कैचेट का भी अंत हुआ
और अब सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। समानता के विचार का पालन करते हुए यह निश्चय लिया गया कि सभी कर अब समान रूप से तीनों एस्टेट पर डाले जाएंगे, न कि सिर्फ तीसरी एस्टेट पर। सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर दिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया। और दोस्तों, इसी तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, तीसरी एस्टेट के नेता मिराबियों की मृत्यु के बाद पूरे देश में हिंसक विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, विदेशों से भी कुलीन वर्गों के द्वारा इस संविधान का विरोध किया गया। 1792 के अप्रैल में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, रशिया तथा सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, इस युद्ध के कारण क्रांतिकारियों को बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इस दौरान नागरिकों को मताधिकार भी नहीं मिला था और नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यह बातें आगे चलकर आलोचना का विषय बनी और इन आलोचकों में सबसे प्रमुख स्थान पर थे जैकोबिन क्लब के सदस्य। इस क्लब में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकरी और दिहाड़ी करने वाले मजदूर आदि शामिल थे। इस क्लब को पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से भी जाना जाता था और इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। दोस्तों, यहाँ से अब हम जानना शुरू करेंगे कि आतंक का राज्य क्या था। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा को मानते थे। दोस्तों, वामपंथी उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक बराबरी लाना चाहे। खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज होकर रॉब्सपियर ने हिंसक विद्रोह की शुरुआत करी और आतंक का राज्य स्थापित किया। इस समय को आतंक का राज्य क्यों कहा जाता है, यह इस बात से पता चलता है कि 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, रॉब्सपियर जनतंत्र के भी समर्थक थे। इसके चलते 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया। इसी के साथ साथ 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त किया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16 को 1793 में फांसी दे दी गई। इसके बाद मैरी एंटोनेट का भी यही अंत हुआ। और दोस्तों, इसी तरह 1793 के अक्टूबर में रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य उत्कर्ष पर था। इस आतंक के राज्य के दौरान फ्रांस में कई बदलाव आए। चलिए देखते हैं ये बदलाव कौन से थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एक नवनिर्वाचित असेंबली को स्थापित करा गया जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। दोस्तों, इस कन्वेंशन में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसी के साथ साथ फ्रांस के कानून जिनमें एक रूपता नहीं थी, उनका संकलन किया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा को भी समाप्त किया गया। दोस्तों, प्रथम को ही उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा को भी इस काल में समाप्त किया गया। दोस्तों, ये सारे बदलाव आतंक के राज्य में आए, लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी स्थित हुए। रॉब्सपियर की हिंसात्मक कार्रवाइयों और उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति के चलते उन्हें 1794 में मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद 1795 में नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के साथ एक बार फिर फ्रांस में गणतांत्रिक शासन स्थापित हुआ और इस गणराज्य के प्रधान बने नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं
कि आज हमने क्या क्या सीखा। फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को देखते हुए हमने टेनिस कोर्ट शपथ के बारे में पढ़ा, हमने बैस्टील कारागार पर जो हमला हुआ था उसके बारे में भी पढ़ा। इस हमले को बैस्टील का पतन कहा जाता है और हमने जाना कि आतंक का राज्य क्या होता है। दोस्तों, आप घर जाकर अपने इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम थे और इस क्रांति का स्वरूप कैसा था। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति के तीसरे भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, स्टेट्स असेंबली की बैठक में तीसरे एस्टेट ने क्या मांग की? करों को खत्म करने की, मताधिकार मांगा, नए राजा की नियुक्ति की या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, तीसरी एस्टेट के लोग अधिवेशन के लिए कहाँ एकत्रित हुए थे? असेंबली हॉल, बैस्टील कारागृह, टेनिस कोर्ट या पेरिस? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस का संविधान जो 26 अगस्त को स्वीकार किया गया था उसका नाम क्या था? इंसानों का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, मानव और नागरिकों के अधिकार या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के उस नेता का नाम बताइए जिसने आतंक का राज्य स्थापित किया था? लुई 16, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, जॉर्ज वॉशिंगटन या नेपोलियन बोनापार्ट? आपका आखिरी प्रश्न है, लुई 16 को किस सन में फांसी दी गई? 1790, 1791, 1792 या 1793? चलिए अब इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। चलिए बच्चों, आज की कहानी पर चलते हैं जिसका शीर्षक है मोटर ड्राइविंग स्कूल। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है लोगों का माइंडसेट बदलने की। हाँ, बस ऐसे ही धीरे धीरे चलाओ। अरे
सामने देखो। गाड़ी चलाना लड़कियों के बस की बात नहीं है। नो शेम। मैं तो ऐसा कभी ना करूं। सड़कें लड़कियों के लिए सेफ नहीं होती। तुम नहीं चलाओगी। फरहान का एक्सीडेंट हो गया है। अगर फातिमा तुम्हें समय पर नहीं लाती तो बहुत ब्लड लॉस हो जाता। चलो तुम्हें लाइसेंस दिलवाते हैं। और इसके बाद फातिमा अनस्टॉपेबल थी। मैं ऑल विमेन ड्राइविंग स्कूल खोलूंगी और सारी लड़कियों को एम्पावर करूंगी। और ऐसे फातिमा ने बिहार की हर लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स की एक्टिविटी 4 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन क्षेत्र शोध। ड्राइविंग टीचर से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, जाने उनका जीवन कैसा होता है, उन्हें कौन कौन सी गाड़ियां चलानी आती है इत्यादि। नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूले। दूसरा दिन मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाइए, वहाँ के प्रबंधकों से बात करें, पता लगाइए वहाँ का काम, विपणन नीति इत्यादि। तीसरा दिन आप अपने समूह के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहाँ जाइए। आप महिलाओं से मिले और उनसे पूछें कि क्या वो ड्राइविंग सीखने के इच्छुक हैं, क्या वो ड्राइविंग स्कूल जाना चाहेंगी, क्या महिला ड्राइवर होनी चाहिए इत्यादि। चौथा दिन अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं का पार्ट 4। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है, पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसे जानने के लिए कुछ प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुणे में 5 की पावर m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणेतर पूर्णांक है। यानी x अगर कोई एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे में 5 की पावर m के रूप का होगा तथा n और m यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक होगा। ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, यानी कि धनात्मक होंगे। उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 0.375 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको 375 बटे में 1000 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद। अब हम यहाँ पर 1000 यानी कि जो इसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3।
अब हम 5 की पावर 3 से 375 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कटता है। तो ये आ जाएगा 3 बटे में 2 की पावर 3, जो कि बराबर आएगा 3 बटे में 8। तो आप पिछले प्रमेय को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। x बराबर में 0.375 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 3 बटे 8 यानी p बटे q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसका p/q फॉर्म जो है वहां पर q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.6। मान लीजिए x बराबर p बटे q है, जहां p और q सह अभाज्य है। एक इस प्रकार की परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर है 13 बटे में 250। अब हम इस 250 यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा 13 बटे में 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का q यानी कि 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये शांत है या नहीं। अब हम इसमें 5 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर यानी 2 की पावर भी 3 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 2 की पावर 2 से अंश तथा हर दोनों को गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें 13 गुने में 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3 मिल गया है। यहाँ हमें यही करना होता है कि हमें नीचे 2 तथा 5 दोनों की पावर को बराबर करना होता है। अब हम इसको कंबाइन करें तो ये आएगा 13 गुने में 4 बटे में 10 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 52 बटे में 10 की पावर 3, जो आएगा 0.052, जो कि शांत है। तो ये शांत क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। जब ये 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, फिर क्या? प्रमेय 1.7। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है। यह संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां पर n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी सरल रूप में कहे तो किसी परिमेय संख्या का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का अगर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा, अन्यथा शांत होगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 64 बटे 455 एक परिमेय संख्या है। अब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा 64 बटे में 5 गुने में 7 गुने में 13, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने में 7 गुने में 13, क्योंकि 5 गुने में 7 गुने में 13 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रम, जिसको अगर हम शॉर्ट में देखें
तो किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है तो ये शांत है। अगर ये 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो ये अशांत आवर्ती है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने भारत की मुख्य फसलों में चावल और गेहूं के बारे में जानते हुए मोटे अनाजों की भी चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानते हुए बागवानी फसलें और अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही रेशेदार फसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फसलों की। दोस्तों, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का स्रोत है। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। हालांकि दालों के उत्पादन में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पाई जिस हिसाब से अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। वस्तुतः कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत कम है। दोस्तों, भारत में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। दालों का उत्पादन बढ़ने तथा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। दालों के बाद बात करते हैं गन्ने की। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है। इससे मीठा रस निकाला जाता है। इससे गुड़ और चीनी भी निकाली जाती है। यह 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में बोया जाता है। इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं। गन्ने के बाद बात करते हैं मूंगफली की। यह एक खरीफ की फसल है। मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। गुजरात इसके उत्पादन में भारत में पहला राज्य है। अब बात करते हैं चाय की। यह एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र की घाटी में 1840 में आरंभ किया था। इसके लिए 25 से 30 डिग्री तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। इसके लिए जमीन भी ढलवा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। चाय की तरह कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, भारत में लगभग सभी कॉफ़ी दक्षिण में उगाई जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ भारत की 70% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों, कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं: अरेबिका, लिबेरिका
और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत में यह सबसे पहले यमन से लाया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बागवानी फसलों की। जलवायु की विविधता के कारण भारत में अनेक किस्म की बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल पौधे और मसाले प्रमुख हैं। दोस्तों, आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार आम के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। के अलावा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केले की कृषि की जाती है। बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च और नारियल भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलों में सबसे प्रमुख फसल है रबर। भारत में इसकी बागानी कृषि 1880 में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेशेदार फसलों की। भारतीय रेशेदार फसलों में प्रमुख है कपास। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। इसे कम से कम 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, तेज और चमकीली धूप कपास को बढ़ने में सहायक होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। कपास के बाद दूसरी रेशेदार फसल है जूट। यह भारत की एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। दोस्तों, बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके लिए चिका युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। पारंपरिक रूप से जूट द्वारा रस्सी, चट तथा बोरे इत्यादि बनाए जाते थे, जिनकी देश विदेशों में काफ़ी मांग है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारतीय महत्वपूर्ण फसलों के साथ साथ बागवानी फसलें, अखाद्य फसलें और रेशेदार फसलों की जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, हमारे भोजन में दाल किसका स्रोत है? स्वाद, प्रोटीन, नमक, उपरोक्त सभी। विश्व में मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय उत्पादन में कितनी वर्षा आवश्यक होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर, 350 से 400 सेंटीमीटर। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है? महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। इनके सही उत्तर हैं
कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर है 970-951-9929 और दूसरा नंबर है 9025592475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, biharunnyan@gmail.com, biharunnyan@gmail.com, biharunnyan@gmail.com। तो बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।